बट ध्यान रखना कि छोटा नंबर रेज टू हायर पावर है, मतलब x का वैल्यू उसके 1 से छोटा होना चाहिए। अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा है तो इन दैट केस 1/x जो है वो 0 बनेगा। Hello guys and welcome back. I am Fatima ma'am and we are studying limits. We have seen the first part of problems based on limits tending to infinity in the last video. आज के lecture में we are going to see some more problems on limits tending to infinity, some high level problems. These are going to be very good questions and बहुत मज़ा आने वाला है इसमें. So stay tuned and let us start. If you haven't seen the previous videos, I request you to please go and check them out first and then come back here. Alright? So, चलो शुरू करते हैं, देखते हैं. Let's see what is our first question. Limit n tending to infinity 1 raised to 4 plus 2 raised to 4 up to n raised to 4, मतलब sum of fourth powers of n natural numbers you are adding. Then you have it divided by n raised to 5 and second term is cubes का sum divided by n raised to 5. ठीक है, अब क्यूब तक हमें आता है, फोर्थ पावर का हमें नहीं आता है. हम लोग इसको थोड़ा सा स्मार्टली सॉल्व करने वाले हैं. व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हमें मालूम है जब आप समेशन ऑफ आर निकालते हो, ठीक है, अब मैं पूरा नहीं लिख रही, आई एम जस्ट राइटिंग इट इन शॉर्ट. समेशन ऑफ आर निकालते हो तो इट इज n इंटू एन प्लस 1/2. अगर आपने इसका ब्रैकेट ओपन किया तो पहला टर्म इसमें 1/2 n स्क्वायर आता. आगे आएंगे टर्म्स, दोज आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस. जब आप आर स्क्वायर निकालते हो तो उसका समेशन होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6. इसका जो पहला टर्म होता है वो आपको कैसे मिलेगा, जो ये n है, ये n है और ये 2n है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके मिलेगा. तो दैट मेक्स इट 2n क्यूब बाय 6, यानी कि यू कैन ऑल्सो से दैट इट इज सिंपली 1/3n क्यूब. ओके, और आर क्यूब का भी हमें पता है, वो भी हम लिख लेते हैं, एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 द होल स्क्वायर बाय 4. इसका क्या होगा, ये एन स्क्वायर और ये एन स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो बेसिकली दैट इज 1/4 n रेज टू 4. क्या करने की कोशिश हम कर रहे हैं यहाँ पे एग्जैक्टली जब आप आर टर्म्स का समेशन लेते हो, आपका पहला टर्म होता है 1/2 n स्क्वायर. आर स्क्वायर का जब आप समेशन लेते हो तो पहला टर्म होता है 1/3 n क्यूब. आर क्यूब टर्म्स का जब आप समेशन लेते हो तो आपका पहला टर्म होता है 1/4 n रेज टू 4. अरे तो फिर अगर आपको आर रेज टू 4 का समेशन लेना है तो पहला टर्म क्या होगा, 1/5 n रेज टू 5. तो बेसिकली आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि आर रेज टू के का अगर कोई भी समेशन है तो उसका जो पहला टर्म होगा इट विल बी 1/k प्लस 1 n रेज टू k प्लस 1 and the series will proceed ahead. So ये चीज अगर आप यहाँ पे यूज करते हो तो देखो आपको यहाँ पर नीचे n रेज टू 5 है, ऊपर जो आपको हाईएस्ट पावर लगेगा वो 5 का लगेगा, उसके बाद 4 3 2 1 0 वाले जो पावर्स आएंगे वो कैंसिल होके 0 दे देंगे आपको, है ना, बिकॉज 1/n के पावर्स बचना शुरू हो जाएंगे. तो आपको आगे के टर्म्स वैसे भी रिक्वायर्ड नहीं है ना, आपको आगे के टर्म्स वैसे भी रिक्वायर्ड नहीं है. तो मैंने ये अगर पहला वाला लिमिट लिया, साथ में ही ले लेती हूँ, पहला वाला अलग से नहीं लेती, तो what will I get? I will get 1/5 n raised to 5 and smaller powers of n. नीचे you have n raised to 5. The second limit is क्यूब का, इसका होगा पहला टर्म 1/4 n raised to 4 and smaller powers, and in the denominator you have n raised to 5. तो यहाँ पे डिविजन ऑफ हाईएस्ट पावर वाले कोएफिशिएंट्स गिव्स यू 1/5. यहाँ पे तो है ही नहीं n रेज टू 5 का, न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से अगर छोटा होता है तो इन्फिनिटी का लिमिट आपको देता है 0. मतलब आपके इस क्वेश्चन का आंसर है 1/5. स्मार्ट क्वेश्चन, यस, वेरी स्मार्ट क्वेश्चन. तो दिस थिंग आई वुड सजेस्ट दैट यू नोट इट. ओके, तो आपको काम आ सकता है वो आगे के भी. चलो लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, ये तो और भी सिंपल है. bn plus 1 is equal to 1/3 times 2bn plus 125 upon bn square. So you have to find the value of bn when n tends to infinity. The limiting value of bn when n is approaching infinity. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो लिमिट है n टेंडिंग टू infinity ऑफ bn, इसको मैं चलो नाम दे देती हूँ b, bn का, सॉरी
लेट मी गिव इट द नेम बी। अच्छा, यहां पर एक बी एन प्लस वन का टर्म है। जब n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, n प्लस वन भी तो इंफिनिटी को ही अप्रोच करेगा, तो बी एन और बी एन प्लस वन जैसे जैसे n इंफिनिटी को अप्रोच करने लगता है, बी एन और बी एन प्लस वन तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही हो जाएंगे ना, यानी कि n टेंडिंग टू इंफिनिटी बी एन प्लस वन को भी मैं बोल सकती हूँ b के ही इक्वल। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, ये दोनों चीजें b के इक्वल हो गई है, तो मैं इस पूरे इक्वेशन में थ्रू आउट लिमिट लगा दूंगी n टेंडिंग टू इंफिनिटी का। तो मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी बी एन प्लस वन इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/3 2 टाइम्स बी एन प्लस 125 अपॉन बी एन स्क्वायर। लिमिट लगा दोगे जब बी एन प्लस वन को तो वो बन जाएगा b, ये 1/3 कांस्टेंट है, नो इफेक्ट। जब बी एन पे लिमिट लगाओगे आपको यहां पर भी मिलेगा b, नीचे भी आपको मिलेगा b। फिर तो इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है ये एक नॉर्मल इक्वेशन है अलजेब्रा का, उसको आपको सॉल्व करना है। लेट मी मल्टीप्लाई, इधर अंदर एलसीएम ले लेती हूँ। So what will I get? I will get 2b cube plus 125 upon b square. इसको इधर ले लोगे तो you will get 3b cube is equal to 2b cube plus 125 and that makes it b cube is equal to 125, यानी कि आपका b क्या मिल गया आपको 5। b क्या था एक्चुअली, b was nothing but your limit n tending to infinity of bn, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 5, जो कि है आपका ऑप्शन सी। इजी, यस। ऐसे टाइप के अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। द कंसेप्ट रिमेन्स द सेम, वॉट एवर यू हैव टू फाइंड यू जस्ट टेक दैट टू बी सम वेरिएबल, यस। एंड जस्ट एक चीज का ध्यान रखना कि अगर n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो n प्लस वन भी इंफिनिटी को ही अप्रोच करता है। ऑलराइट, चलो इसको नोट कर लो, देन वी कैन मूव अहेड। ओके, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू इंफिनिटी x प्लस साइन x अपॉन x माइनस कॉस स्क्वायर x। अब एक चीज यहाँ पे हम लोग नोट करते हैं, चलो सबसे पहले तो ना एक आदत होती है अपने को साइन x और x को साथ में रखने की, तो मैं रूट के अंदर x से अगर डिवाइड कर दूं तो मुझे मिलेगा 1 प्लस साइन x अपॉन x और 1 माइनस कॉस स्क्वायर x अपॉन x। अब इतना बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए कि साइन x की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। x की कुछ भी वैल्यू होना तो साइन x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। तो साइन x अपॉन x अगर मैं ले लूं, साइन x अपॉन x अगर मैं ले लूं, x की वैल्यू इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है, न्यूमरेटर बहुत ही ज्यादा छोटा है और डिनोमिनेटर बहुत ही ज्यादा बड़ा है। अगर कोई भी एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर बहुत ही ज्यादा छोटा होगा और डिनोमिनेटर बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा तो उस एक्सप्रेशन का वैल्यू तो 0 हो जाएगा। सेम चीज नीचे भी होगी, cos x भी 0 और 1 के बीच में लाई करता है तो cos स्क्वायर x भी 0 और 1 के नीचे ही बीच में ही लाई करेगा। डिनोमिनेटर में फिर से बहुत बड़ा नंबर है विच इज x, बिकॉज x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो वहां पे भी यू हैव अ वेरी स्मॉल नंबर डिवाइडेड बाय अ वेरी लार्ज नंबर। तो अगेन इसका भी जो आंसर होगा वो भी 0 होगा, यानी कि व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज बेसिकली 1 प्लस 0 अपॉन 1 माइनस 0 अंडर रूट विच इज नथिंग बट 1। ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज आपकी टेस्ट हो रही है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नाउ दिस इज गुड, सो पे अटेंशन टू दिस वन। ओके, इस पे थोड़ा ध्यान देते हैं। यू हैव लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी साइन पाई, लेट मी टेक योर n स्क्वायर कॉमन, so you will get 1 plus 1 upon n square. ठीक है, now if I simplify this I will get sine pi, this n square when it comes out of the root it will become n, and अंदर आपके पास है 1 plus 1 upon n square raised to half, करेक्ट। अब 1 plus x raised to half जो होता है उसका एक्सपांशन इज 1 plus 1 by 2x plus 1 by 2 into 1 by 2 minus 1 upon 2 factorial into x square and so on। बाइनोमियल एक्सपांशन है इसका,
ठीक है, तो चलो इसको ओपन करते हैं इससे. When I open it, what will I get? I will get sine pi n. What do I have here? I will have 1 plus 1 by 2 into x, यानी कि 1 by 2 into 1 upon n square, plus 1 by 2 into 1 by 2 minus 1, I can now write it as minus half, upon 2 factorial into x square, यानी कि 1 upon n square का square. आगे के terms are not required for us. Let me then open this bracket, take this pi n inside. I will get sine of pi n 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो pi n जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मुझे देगा pi अपॉन 2n. करेक्ट. यहाँ पे आई गेट -1/4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज -1/8. ये है 1 अपॉन n रेज टू 4. पाई n के साथ मल्टीप्लाई होगा. आई विल गेट पाई अपॉन n क्यूब and so on. Right? Now see, this is sine of n pi plus theta. Sine of n pi plus theta, guys. Where should I write? I'll write it here only. Sine of n pi plus theta होता है -1 raised to n into sine theta. -1 raised to n into sine theta. So I am going to get limit n tending to infinity -1 raised to n sine of pi by 2n minus pi by 8n cube and so on. Now if you look at this carefully, n का वैल्यू अगर आप इसमें इन्फिनिटी डालोगे तो सारे टर्म्स यहाँ पे 0 0 एंड सो ऑन बन जाएंगे. यू विल हैव हायर पावर्स ऑफ n इन द डिनोमिनेटर हियर. ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बिकम 0, यानी कि आपको मिल रहा है इधर साइन 0, जो कि आप जानते हो होता है 0 के इक्वल. समझ गया? यस, इजी, सिंपल. सिर्फ आपको यहाँ पे एक चीज जो ध्यान में रखनी है वो ये है, एंड द अदर थिंग दैट यू नीड टू नो हियर इज दिस. ऑलराइट, ग्रेट, वेरी गुड गाइस. चलो नोट कर लो ये दोनों भी क्वेश्चंस. ऑलराइट, एंड देन वी कैन मूव अहेड. ऑलराइट, limit of x tending to infinity. Now here x is tending to infinity. log x upon x raised to n जब x की वैल्यू होगी 0 से बड़ी. Okay, now this limit, can I say that it is of the form infinity upon infinity? If it is of the form infinity upon infinity, can I use my L'Hopital rule? Yes, when I use my L'Hopital rule, I am going to be taking the derivatives of both of these. log x का डेरिवेटिव होता है 1/x. x raised to n का डेरिवेटिव होता है nx raised to n minus 1. You simplify this, what are you going to get? You are going to get 1 upon ये x इसके साथ अगर आ जाएगा तो x raised to n मिलेगा. x तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है. x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है. अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो इसका आंसर क्या होगा? 0. The answer for this will become 0. ये क्वेश्चन में अगर n भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होता, सिर्फ एक प्रॉब्लम होती कि log x ऊपर जो है उसका आपको वैल्यू नहीं पता होता. बट अदरवाइज अगर n भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होता तो भी सेम ही आता, बिकॉज x का वैल्यू 0 से बड़ा आपको दिए. ओके, ऑलराइट, चलो, इजी इनफ. ये भी सिमिलर है इसके ही. इसमें भी आपको वैसे ही करना है, बस थोड़ा सा एक ट्विस्ट है कि आपको फटक से आंसर नहीं आ जाएगा. x रेज टू n अपॉन e रेज टू x. अगेन इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म, एलोपिथल लगाओ. You get nx raised to n minus 1 upon e raised to x. फिर से लगाओ. You get n into n minus 1 into x raised to n minus 2. डिनोमिनेटर को फर्क नहीं पड़ता. e raised to x का फिर से डेरिवेटिव e raised to x. फिर से लगाओ. n into n minus 1 into n minus 2 into x raised to n minus 3. अब आप बोलोगे मैम कब तक? ये कब तक लगाते रहेंगे हम? कब तक लगाते हैं? अगर आपको मैंने दे दिया x रेज टू 4 तो आप उसको करोगे 4x क्यूब, फिर आप उसको करोगे 12x स्क्वायर, फिर आप उसको करोगे 24x, एंड फाइनली आप उसको करोगे 24.
मतलब आप कब तक कर रहे हो, जब तक आपको कांस्टेंट नहीं आ रहा है। अच्छा, कांस्टेंट आया क्या यहाँ पे? कांस्टेंट आया क्या यहाँ पे? पहले 4 था, फिर वो 4 3 से मल्टीप्लाई हो गया, फिर वो 3 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और फिर लास्ट में n से। ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या होता है? ये होता है 4 फैक्टोरियल। 24 4 फैक्टोरियल ही है ना? 24 4 फैक्टोरियल है ना? मतलब कांस्टेंट आने तक आप उसको डिफरेंशिएट तो कर रहे हो, और वो कांस्टेंट क्या आने वाला है आपको? वो कांस्टेंट आपको आने वाला है n फैक्टोरियल। मतलब x रेस टू n को अगर आप n टाइम्स डिफरेंशिएट करते हो तो आपको डेरिवेटिव आता है n फैक्टोरियल. So here, what are you going to get? You are going to get n फैक्टोरियल अपॉन e रेस टू x. यहां पर अब जब x इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो e रेस टू x बड़ा 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 होता जाएगा. बहुत बड़े नंबर से अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो आंसर क्या आता है आपको? 0. Yes? Clear? All right, great, awesome guys. Very easy 2 questions. Quickly note them down. The concepts are very similar if you note. The question might be anything, but हम वही चीज यूज कर रहे हैं कि अगर डिनोमिनेटर में बहुत बड़ी चीज आ जाती है तो वो बन जाती है 0. ठीक है? Okay, now this is a very good question. I like this question a lot. There are 2 separate terms here. So let me apply limits to both of them separately. Let's take this one as L1. Sorry, not Li. This will be L1. Limit x tends to 0 sin x raised to 1 by x. अब आप बोलोगे मैम f of x raised to g of x लगाओ, है ना? यही बोलोगे ना कि 1 raised to infinity है? नहीं है, साइन 0 की वैल्यू 1 नहीं होती है. cos x अगर होता तो कर सकते थे, बट साइन x में आप नहीं कर सकते. आप यहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते हो f of x रेज टू g of x वाला फॉर्मूला. इसीलिए बताया था वहां पे 1 रेज टू इन्फिनिटी का कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट, बट यहाँ पे आपको लगाने की जरूरत भी नहीं है. क्यों पता है? बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, साइन 0 की वैल्यू विच विल बी वेरी स्मॉल, एंड ऊपर व्हाट यू हैव 1 अपॉन x यानी इन्फिनिटी. यू हैव अ वेरी स्मॉल नंबर रेज टू अ वेरी लार्ज पावर. मतलब 1/2 को अगर मैं इन्फिनिटी पावर से रेज कर दूंगी, 1/2 रेज टू नॉट इवन इन्फिनिटी, एनी लार्ज पावर, 1/2 रेज टू 10 तक भी अगर मैं चले जाऊं, 1/2 रेज टू 20 30 तक मैं चले जाऊं, तो मुझे डिनोमिनेटर में बहुत बड़ा नंबर आएगा, और फिर इफेक्टिवली उसका वैल्यू बहुत छोटा हो जाएगा, जिसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो. यानी वेरी स्मॉल नंबर रेज टू अ वेरी लार्ज पावर इज गोइंग टू बी 0. तो ये पहला वाला तो आपका 0 हो गया. अब दूसरा वाला लिमिट देखते हैं. चलो, दिस इज लिमिट x टेंस टू 0 1 upon x raised to sin x. Again, this is not of the form 0 1 raised to infinity. Is it? No, it's not. It's infinity raised to 0 ulta. Very smart. जब आपका लिमिट f of x raised to g of x के फॉर्म का है, बट वो 1 raised to infinity का कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करता है, तो आपको लेना पड़ता है लोगैरिथम. लोगैरिथम लेना पड़ता है आपको. क्यों लोगैरिथम लेना पड़ता है? बिकॉज आपको पता है, क्या पता है, कि लोगैरिथम लेने से पावर जो है वो नीचे आ जाता है. तो अब लिमिट को फर्क नहीं पड़ता, लॉग को आप उसके अंदर लेके जा सकते हो. तो ये मैंने लॉग जो है वो लिमिट के अंदर ले लिया. ये जो पावर में टर्म है वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसको लिमिट के बाहर मत ले लेना पर, वो इधर ही रहेगा. साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ 1 बाय एक्स. अच्छा, अब यहाँ पे एल ऑपिटल लगाने की कोशिश की जा सकती है. अगर मैं साइन एक्स को डिनोमिनेटर में ले लूँ, साइन एक्स को डिनोमिनेटर में लेने के लिए उसको करना पड़ेगा मुझे कॉस एक्स में कन्वर्ट. क्यों? बिकॉज साइन एक्स होता है 1 अपॉन कॉस एक्स. तो नीचे आके ये बन गया कॉस एक्स. ठीक है, अब ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म का है, ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म का है, तो लगा दो अपना एल ऑपिटल. एल ऑपिटल जब यहाँ पर लगाओगे तो क्या मिलेगा? यहां पर आपको लगाना पड़ेगा न्यूमरेटर में चेन रूल. लॉग ऑफ 1 बाय एक्स, लॉग ऑफ 1 बाय एक्स, सबसे पहले लॉग का आप डेरिवेटिव लोगे. लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, यानी इन दिस केस यू हैव 1 अपॉन 1 बाय एक्स. then you will go inside and take the derivative of 1 by x, which will be minus 1 upon x square. कोसेक x का डेरिवेटिव गाइज होता है माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स.
So what are we getting here? माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर इंटू वन अपॉन वन बाय एक्स, तो मतलब दिस एक्स शुड एक्चुअली कम अप इन द न्यूमरेटर, यानी कि ये माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ पे है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, उधर वन अपॉन एक्स बचा है, इधर जीरो है, और कोसेक को फिर से साइन बना दो, तो आपको मिलेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, और कॉट एक्स को वन अपॉन कॉट एक्स को tan एक्स बना दो। यू कुड डू इट द अदर वे राउंड ऑल्सो, आप tan एक्स अपॉन एक्स भी रख सकते थे। इवेंचुअली आपको सेम ही होने वाली है चीज, ये यहाँ पे लिमिट अप्लाई हो जाएगा और ये वन बन जाएगा, और जब आप वहां पे लिमिट अप्लाई करोगे जीरो का सीधा सीधा आपको जीरो आएगा। अगर आपने tan एक्स अपॉन एक्स लिया होता तो भी सेम चीज होती, tan एक्स अपॉन एक्स का लिमिट वन हो जाता, और जब आप एक्स को यहाँ पे साइन में डालोगे तो आपको जीरो आएगा। आइदर वे यू आर गेटिंग जीरो, मतलब योर आंसर इज जीरो। No, your answer is not zero. Why? Because this is log of the limit का वैल्यू, ये log का वैल्यू है, log का वैल्यू जीरो है, यानी कि लिमिट का वैल्यू क्या होगा? वन। लिमिट का वैल्यू वन हो जाएगा, है ना? बिकॉज आपको पता है ना किसका लॉग, लॉग एक्स अगर जीरो होता है तो एक्स की क्या वैल्यू होनी चाहिए? वन, है ना? करेक्ट, यस, गुड क्वेश्चन। तो एक्चुअली ये L2 का वैल्यू है, बट आपका जो फाइनल आंसर है वो L1 प्लस L2 है, तो दैट मेक्स इट जीरो प्लस वन विच इज वन। ठीक है, गॉट इट? यस, गुड क्वेश्चन, ग्रेट गाइस, नोट इट डाउन। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर्टी यूज करके यू कुड हैव अवॉइडेड द चेन रूल ऑल्सो, तो दैट इज अनदर वे इन विच यू कैन डू इट। ठीक है, चलो अब ये देखो क्या है। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, पे अटेंशन। देखो यहाँ पर भी ना, दिस इज नॉट वन रेज टू इन्फिनिटी, इसको फिलहाल भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट द आरएचएस, लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन सॉल्विंग दिस। इसको एल नाम दे देते हैं। यहाँ पर भी पावर में है जो, तो मुझे करना पड़ेगा, सॉरी आई हैव टेकन दिस इनकरेक्टली, वन रेज टू वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे वो ऊपर का जो साइन स्क्वायर एक्स है वो हटाने के लिए आई विल हैव टू टेक लोगैरिथम। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लॉग लेते हैं, ये अंदर है सारा, एंड न्यूमरेटर में, सॉरी पावर में यू हैव साइन स्क्वायर एक्स, तो इफ आई टेक लॉग नाउ, अभी मुझे पता है वो नीचे आने वाला है, तो नाउ आई एम गोइंग टू डू इट डायरेक्टली। ओके, इट विल बी साइन स्क्वायर एक्स इनटू द लॉग ऑफ दिस होल थिंग, वन रेज टू वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 raised to 1 upon sine square x, and it goes on and on up to n raised to 1 upon sine square x. Now what I'm going to do is I'm going to divide this whole thing. I mean, I'm going to take n raised to 1 upon sine square x common from there. When I take n raised to 1 upon sine square x common from there, what do I get? I get log of n raised to 1 upon sine square x I've taken common. I'm going to get 1 upon n. Let me use a different bracket. Raised to 1 upon sine square x plus 2 upon n raised to 1 upon sine square x, and so on it will go, and when you are dividing this you are going to be left with 1. Now see, here you have infinity because sine square x is 0, 1 upon 0 will give you infinity. Again a very large number, very small number raised to a very large power. Why? Because you're dividing it by n, no? So all of these will become 0, 1 upon n, 2 upon n, 3 upon n, and in the end you're left with 1. तो सिर्फ वो बचने वाला है आपके पास. So what do you get here? You get limit extending to 0 sine square x logarithm of n raised to 1 upon sine square x. All of these are becoming 0, and in the end you are left with only 1. मतलब बेसिकली दिस वन इज गोइंग टू गेट मल्टीप्लाइड विद दैट, तो आपके पास इवेंचुअली बच रहा है साइन स्क्वायर एक्स इंटू लोगैरिथम ऑफ एन रेज टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। नाउ इसका लोगैरिथम है, ये इसके पावर में है, तो इसको बाहर ला सकते हैं। ये बाहर जब आएगा तो साइन स्क्वायर एक्स
इंटू 1/sin² x बन जाएगा, यानी कि आपके पास बचा है इधर log n। अब ये तो कैंसल, इट्स नॉट log x, सॉरी, इट इज log n, वेरी सॉरी, log ऑफ n बचा है आपके पास, इट इज logarithm ऑफ लिमिट का वैल्यू, तो दिस इज गिविंग यू log ऑफ n, यानी कि आपका लिमिट का वैल्यू क्या है, n। अच्छा, आप क्वेश्चन में लिमिट का वैल्यू आपको बोला है a/b द होल रेज टू c, तो दिस n now I can write as what? I can write it as n/1 the whole raised to 1, यानी कि मेरा a बन जाता है n, b बन जाता है 1 और c भी बन जाता है 1, तो a b c यानी कि a into b into c will give me what? n। तो योर आंसर, द फाइनल आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी, जो कि है आपका n। This is a mistake, this is supposed to be n, sorry, okay, all right, चलो लिख लो। All right, let's have a look at the next question. F of x is limit n tending to infinity x raised to 3n sin x plus cos x upon x raised to 3n plus 2। अगर ये f of x है तो आपको f of pi by 6 plus f of pi by 3 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये, वेरी नाइस, वेरी गुड क्वेश्चन। अब इसमें ना दो चीज देखेंगे हम, देखो आपको ना f of pi by 6 और f of pi by 3 बताना, मतलब आप x का वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हो ना, x इज इक्वल टू pi by 6 एक बार और x इज इक्वल टू pi by 3 एक बार। अब लिमिट देखो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, लिमिट जो है वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, लेकिन n का लिमिट है ये, तो लिमिट जब n जब इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये हम लोग को अगर बताना है, तो दैट विल डेफिनेटली डिपेंड ऑन x का वैल्यू ना। अगर x का वैल्यू मॉड ऑफ x अगर 1 से छोटा होता है, 1 से छोटा होता है मतलब क्या हुआ, -1 और 1 के अगर बीच में ये लाई करेगा, अगर ये -1 और 1 के बीच में लाई करेगा तो x रेज टू 3n जो है, मतलब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दैट इट इज 0.5, x का वैल्यू अगर 0.5 है तो दैट विल बेसिकली बिकम 1/2। अगर मैंने आपको बोला 1/2 रेज टू इन्फिनिटी, बहुत ही छोटा नंबर, बहुत ही बड़ा पावर, ये 0 हो जाएगा, मतलब जब मॉड x लेस देन 1 है तो x रेज टू 3n इन दैट केस विल बिकम 0। अगर आप रिवर्स सिचुएशन लेते हो इसका, अगर आप रिवर्स सिचुएशन लेते हो मतलब मॉड x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 लेती हूँ, 2 रेज टू इन्फिनिटी 0 नहीं होता है, हाँ, लेकिन 1/2 रेज टू इन्फिनिटी अगर मैंने लिया तो ये 0 बन जाएगा। मतलब जब मॉड x की वैल्यू 1 से बड़ी है, इन दैट केस कैन आई से दैट 1/x रेज टू 3n विल बी 0, इन दैट केस कैन आई से दैट 1/x रेज टू 3n विल बी 0। इन दोनों में से पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो ये π/6 जो है वो 1 से छोटा है, और 3.14 होती है तो ये π/3 जो है वो 1 से बड़ा है, मतलब π/6 रेज टू इन्फिनिटी अगर आप लोगे तो आपको 0 मिलेगा, और 1/π/3 अगर आपने इन्फिनिटी से रेज किया तो आपको 0 मिलेगा। तो दो अलग अलग वैल्यूज आपको यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं लेती हूँ f of π/6, f of π/6 अगर मुझे चाहिए तो दैट विल गिव मी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x रेज टू 3n, फिलहाल ऐसे ही रखो, डालने की तो जरूरत नहीं है, बाद में हम लोग उसको कर देंगे, sin x प्लस कॉस x डिवाइडेड बाय x रेज टू 3n प्लस 2। सिंस इसका वैल्यू जो है वो 1 से छोटा है, x रेज टू 3n जिधर भी है वो 0 बन जाएगा, 0 बन गया अगर तो आपके पास x के टर्म्स बचेंगी, मतलब आपका लिमिट जो है वो तो इवेल्युएट हो गया। यहाँ पे अब x की वैल्यू π/6 डाल दो, तो यू विल गेट cos π/6 डिवाइडेड बाय 2। cos π/6 यानी कि cos 30 होता है, ये √3/2 हो जाएगा, दिस √3/2 अपॉन 2 जो कि बनेगा √3/4। अब हम लोग देखते हैं x इज इक्वल टू π/3 के लिए, इन दैट केस द वैल्यू ऑफ योर लिमिट विल बी, अभी यहाँ पे x रेज टू 3n 0 नहीं होगा, बट 1/x रेज टू 3n 0 होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, हम x रेज टू 3n से डिवाइड कर सकते हैं, हम x रेज टू 3n से डिवाइड कर सकते हैं, तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। थ्रू आउट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर आप x रेज टू 3n से डिवाइड करते हो तो आपको मिलता है sin x प्लस कॉस x अपॉन x रेज टू 3n डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 अपॉन x रेज टू 3n। ठीक है, तो ये 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, आपके पास सिर्फ sin x अपॉन n बाकी है।
x इज इक्वल टू पाई बाय 3 पे आपको इसकी वैल्यू चाहिए, यानी कि वह साइन पाई बाय 3 हो जाएगी, जो कि √3/2 होता है। इन दोनों का आपको सम चाहिए, √3/4 प्लस √3/2, ये चाहिए ना, f ऑफ पाई बाय 6 प्लस f ऑफ पाई बाय 3 यू नीड टू फाइंड। तो √3/4 प्लस √3/2 यू नीड। तो इसको कैसे अभी कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यू विल गेट, नीचे अगर 4 लिया एलसीएम लोगे तो √3 प्लस 2√3/4 यू विल गेट, विच इज 3√3/4। दैट इज योर आंसर, विच इज ऑप्शन सी। समझ गया? सो वेरी गुड क्वेश्चन, सॉल्व करने जिसमें कुछ नहीं था, बट वो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था कि लिमिट आपकी इन्फिनिटी का है, बट फंक्शन जो है वो एक्स के टर्म्स में। तो इससे क्या चेंज, लिमिट एन की है, फंक्शन एक्स का है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, दो दो वेरिएबल अगर आ जाता है तो। ठीक है, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि अगर वो पावर में है तो बेस की वैल्यू पे उसका वैल्यू ऑफकोर्स डिपेंड करना चाहिए पूरा। यस, ऑल राइट, ग्रेट, सुपर। लेट्स डू द नेक्स्ट वन, फिर एक साथ आप दोनों लिख सकते हो, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी। देयर वी गो, फैक्टोरियल आ गया यहाँ पे। वेरी इजी दिस इज, बस वो बच्चे क्वेश्चन दे के छोड़ देंगे इसको, बिकॉज फैक्टोरियल क्या अभी पता नहीं क्या करना है उसका। पहले ब्रैकेट ओपन करो, 4 को अंदर लेके जाओ, यू गेट 4n प्लस 4 फैक्टोरियल, एंड डिनोमिनेटर में यू हैव n प्लस 1 द होल रेज टू 4 इंटू 4n फैक्टोरियल। अच्छा, अभी प्रॉपर्टी पता है कि नहीं, n प्लस 1 फैक्टोरियल अगर होगा आपके पास तो इसको आप लिख सकते हो n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल, है ना? और भी पीछे जा सकते हो, आपको जितना पीछे जाना है उतना जाओ, n+1 इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, वॉट एवर द लास्ट टर्म इज देयर, उसका फैक्टोरियल बस बचना चाहिए। तो ऊपर 4n प्लस 4n, नीचे 4n है, तो कॉमन सेंस की बात है आप 4n तक जाओगे, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा फिर वो, है ना? तो 4n प्लस 4 फैक्टोरियल को लिख दो 4n प्लस 4 इंटू 4n प्लस 3 इंटू 4n प्लस 2 इंटू 4n प्लस 1 इंटू 4n फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में है आपके पास n प्लस 1 द होल रेज टू 4 इंटू 4n फैक्टोरियल। Shall we cancel these out? Of course, what else are you going to do? You are going to cancel these out. Now, highest power in the denominator is n raised to 4. In the numerator, you for getting n raised to 4, you have to multiply 1, 2, 3, 4. What is going to be the coefficient of n raised to 4 there? The coefficient is going to be this 4n multiplied by this, multiplied by this, multiplied by this. यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, और नीचे आ रहा है 1। 4 रेज टू 4 कितना होता है गाइस? 4 रेज टू 4 होता है 256, विच इज योर आंसर। गॉट इट? इजी, सुपर गाइस। नोट बोथ ऑफ दीज डाउन क्विकली। और अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, सेविंग द बेस्ट फॉर द एंड। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव हियर। सबसे पहले consider a decreasing sequence xn as tan inverse of 2 is equal to x1, which is greater than x2, which is greater than x3, and so on, of strictly positive terms such that sine of xn plus 1 minus xn plus 2 raised to minus n plus 1 sine xn into sine xn plus 1 is equal to 0 for all values of then n. Then which of the following options is correct? Now, if you look here, almost all of them have cot in them. तो let's first take cot. सबसे पहले आपको ये चीज दी है, तो let me take this first. tan inverse of 2 जो है वो x1 के इक्वल है। tan inverse of 2 जो है वो x1 के इक्वल है, यानी कि कैन आई से दैट tan x1 जो है वो 2 होगा। अच्छा, tan x1 अगर 2 है तो cot x1 क्या होगा? हाफ। ये करने से आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ये और ये ऑप्शन बोल रहा है कॉट एक्सन जो है वो हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए, गलत। ये बोल रहा है कॉट एक्सन जो है वो हमेशा इरेशनल होना चाहिए, गलत। तो दो ऑप्शन तो गए आपके पास, अभी सिर्फ ये दोनों बचे, ठीक है? देखो, हाफ मतलब हाफ ऑफ योर ऑप्शन यू हैव एलिमिनेटेड इन 1 5 10 seconds only. Now let us look at this condition that is given. What is the condition? The condition is sine of xn plus 1 minus xn. Let me take this to the right side. Minus 2 raised to minus n plus 1 sine xn plus 1.
लेट्स ओपन दिस साइन एक्स माइनस वाई के फॉर्मूला से. यू विल गेट साइन एक्स एन प्लस वन cos xn minus cos xn plus 1 sin xn is equal to minus 2 raised to minus n plus 1 sin xn plus 1. Now if you divide this throughout by sin xn into sin xn plus 1 by this term, what will happen? क्या होगा जब यहां पर आप sin xn plus 1 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट sin xn plus 1 into cos xn divided by sin xn into sin xn plus 1 minus cos xn plus 1 into sin xn divided by sin xn into sin of xn plus 1 is equal to minus 2 raised to minus n plus 1. So what are we getting here? We are getting, ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा है, cos xn अपॉन sin xn मिल रहा है मुझे यहाँ पे, जो कि होता है cot xn. Similarly here I am getting cot of xn plus 1 is equal to minus 2 raised to minus n plus 1. Let me multiply throughout by minus sign. I will get cot xn plus 1 minus cot xn is equal to 2 raised to minus, this should be in a bracket. I'm very sorry. This should become then, because I've multiplied by minus sign, I will just write it as 1 upon 2 raised to n plus 1. इसको याद रखो because I will just erase this now and write it again. So you had cot xn plus 1 minus cot xn is equal to 1 upon 2 raised to n plus 1. चलो वैल्यूज डालना स्टार्ट करो. n का वैल्यू 1 डालो सबसे पहले, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा cot x2 minus cot x1 is equal to 1 upon 2 raised to 2, यार that is 1 by 4. cot x2 चाहिए, cot x1 हाफ है, तो क्या मिल रहा है इधर? cot x2 is equal to 1 by 4 plus half, जो कि होगा क्या? 1 plus 2 by 4 which is 3 by 4, right? अब n का वैल्यू इसमें डाल दो 2, not इसमें sorry. You put n is equal to 2. What will you get? You will get cot of x3 minus cot of x2. इधर मिल रहा है 1 upon 2 क्यूब, है ना? x2 का वैल्यू निकाल दिया है. cot x2 का वैल्यू क्या है? 3 by 4, 1 by 8 के इक्वल है ये. यानी कि आपको cot x क्यूब क्या मिल रहा है? cot x क्यूब आपको मिल रहा है 1 by 8 plus 3 by 4. इसका एलसीएम अगर लोगे तो 1 प्लस आपको करना पड़ेगा 6, यानी कि 7 by 8. अब इधर आपका एक और ऑप्शन होने वाला है एलिमिनेट. कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट होने वाला है यहाँ पे? ये वाला. क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है cot xn की वैल्यू 7 by 8 तब है जब n की वैल्यू 3 से बड़ी है, बट आपको क्लियरली दिख रहा है कि n की वैल्यू 3 के इक्वल होने के लिए वो 7 by 8 के इक्वल है. मतलब आपका ऑप्शन ए भी है गलत. ऑप्शन बी बचा है, मतलब वही होगा, बट स्टिल लेट अस ट्राई एंड ब्रिंग इट अगेन. व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज आई एम गोइंग टू इरेज दिस and we are going to do something very smart here. This is what we had, right? So if you take now, first you had cot x2 minus cot x1, that was giving you 1 upon 2 square. Then you had cot x3 minus cot x2, that gives you 1 upon 2 cube. Then you will have cot x4 minus cot x3, that will give you 1 upon 2 raised to 4. Now as he so on and so forth you will go. If you look at these equations, the left side of these equations, if you add them, they form a telescoping series. Only the left side, not the right side, only the left side. If you add, you can see alternate plus minus plus minus plus minus होते जा रहा है. This cot x2 will get cancelled with this, ये इसके साथ होगा. इधर आगे माइनस cot x4 आएगा. मतलब आप जब सबको ऐड कर दोगे तो सिर्फ ये बचेगा और ये बचेगा लेफ्ट साइड में, है ना?
यानी कि when you add all of these you are going to get cot xn plus 1 minus cot x1, लेकिन राइट साइड में सब बचेंगे, राइट साइड में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, ऑल ऑफ देम विल बी लेफ्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब एंड सो ऑन अप टू 1/2 रेज टू n plus 1. cot x1 की वैल्यू यू नो हाफ है, तो हम उसको भी डाल के राइट में पुट कर देते, 1/2 square and so on up to 1/2 raised to n plus 1. You need the limit of xn when n is approaching infinity. तो if I apply limit to this cot xn, इसको लिमिट अप्लाई करने का मतलब क्या होगा, n का वैल्यू यहाँ पे अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, यहाँ पे राइट साइड में अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, if here n is approaching infinity then this part is going to become an infinite gp. If it is going to become an infinite gp, I will straight away apply the formula for infinite gp. What is the formula for infinite gp? a upon 1 minus r उसका सम होता है, यानी फर्स्ट टर्म upon 1 minus the common ratio which is again half. तो what am I getting? half upon half यानी 1. अच्छा, ये cot xn है, I am very sorry, this is not xn, this is cot xn when n is approaching infinity, है ना. cot xn अगर 1 है जब n infinity को अप्रोच कर रहा है, तो xn क्या होगा, xn should become cot inverse of 1, जो कि क्या होता है गाइस, जो कि होता है pi/4. ठीक है. सो लेंदी क्वेश्चन, बट if you are able to eliminate the two options in the beginning itself, then you start getting an idea of actually आपको करना क्या है. पहले ऑप्शन में आपको cot n xn निकालना है n is equal to 3 के लिए, n is equal to 3 के लिए नहीं, n is equal to 4 तक आपका एम होना चाहिए. मतलब आपको पहले थोड़ी ना पता था कि n is equal to 3 के लिए वो 7/8 आ रहा है, तो आपको निकालना और चेक करना है कि किसके लिए आ रहा है. तो वो भी जब एलिमिनेट हो जाता है, फिर फाइनल ऑप्शन आपके पास क्या बचा है कि आपको लिमिट चेक करना है, किसका, xn का, जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करे. अच्छा, अभी xn तो डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हो, बट cot xn के लिए कोई ना कोई एक्सप्रेशन तो मिल सकता है ना. तो cot xn हमने ट्राई किया, निकालने की कोशिश की, और cot xn एक सीरीज मिल रहा था, अगर वो सीरीज को इन्फिनिटी तक लेकर जाओगे तो वो सीरीज एक इन्फिनिट जीपी बन रही थी, इन्फिनिट जीपी बन रही थी, तो वहां पे हमने सीधा सम टू इन्फिनिटी ऑफ अ जीपी लगा दिया, एंड दैट इज हाउ वी डिड दिस. ऑलराइट, सो superb questions. I hope you understood all of these and I hope you enjoyed them as well. This is the homework question for you today. Refer the first question that we did before solving this. अच्छे से वो वाला देखो, वो अगर समझ गया होगा तो this question you will be able to do very very well. Alright, so let me know the answers for this. If you have any issues, if you have any questions about today's class, please get back to me. Next video on limits will be coming up very soon. Until then, bye bye. Thank you so much. Take care and stay safe. God bless you guys.